नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। कबीर दास जी ने कहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दरअसल इस वक्त ये बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। 50 सालों से दोस्तों राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत ने राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी राजनीतिक सूझबूझ से वो इस सफर में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते भी रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार बैठे और 2 साल पहले अपनी सरकार पर आए संकट को बड़ी सावधानी से उन्होंने टाल भी दिया। जब देश में कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा था, तब अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा कायम रखा और इन्हीं कारणों से गांधी परिवार का भरोसा उन पर इतना पुख्ता हो गया कि उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की तैयारी होने लगी थी। लेकिन राजनीति भी क्रिकेट की तरह अटपटी संभावनाओं का खेल है दोस्तों, जहां आखिरी गेंद तक समझ नहीं आता कि बाजी किसके हाथ लगेगी और जीत उसे ही मिलती है जो आखिरी गेंद तक धैर्य और सूझबूझ के साथ खेलता है। लेकिन अशोक गहलोत जैसे माहिर खिलाड़ी ने इस बार थोड़ी अधीरता से काम लिया और खुद को टीम से ऊपर मानने की भूल कर बैठे। गहलोत अध्यक्ष के साथ साथ सीएम पद भी रखना चाहते थे, लेकिन ये बात उदयपुर एजेंडे के विपरीत थी और इसीलिए ये तय था कि अशोक गहलोत भी दोनों पद पर एक साथ नहीं बैठेंगे। इस बारे में राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि एक आदमी एक पद को हम जारी रखेंगे। इसके बाद अशोक गहलोत ने कोशिश की कि सचिन पायलट सीएम न बने और उनकी इस चाहत को उनके वफादार विधायकों ने अपना इस्तीफा पेश करके पूरा करना चाहा और ये एक भूल अशोक गहलोत के आधी सदी के राजनीतिक जीवन पर बड़ा धब्बा बन गई है। राजस्थान में गहलोत कैंप के विधायकों ने पायलट को सीएम न बनाने की मुहिम छेड़ी, लेकिन इसके साथ ही वे आला कमान को चुनौती दे बैठे और ये काम अशोक गहलोत के खिलाफ संदेश दे गया। इस भूल सुधार के लिए अशोक गहलोत ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी से आज मुलाकात करके संदेश तो दे ही दिया है कि वो अब अध्यक्ष पद के लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद उनके सीएम की कुर्सी का क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। वैसे अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी किसी किस्म के फेरबदल का जोखिम नहीं लेना चाहेगी, लेकिन अगर अगले साल के चुनाव में फिर से कांग्रेस को जीत मिलती है तो क्या अशोक गहलोत चौथी बार राजस्थान के सीएम बन पाएंगे या कांग्रेस उन्हें सेवानिवृत्त कर देगी। वैसे अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम की कुर्सी का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है और माफी भी मांग ली है। सोनिया गांधी अपने इस वरिष्ठ सहयोगी को माफ तो कर देंगी, लेकिन क्या रिश्तों में जो गांठ पड़ गई है या पड़ी रहेगी या समय के साथ ये गांठ कमजोर पड़ जाएगी, ये भी देखना होगा। अशोक गहलोत पर कांग्रेस गुजरात चुनाव को लेकर भी भरोसा जता रही थी। अब क्या गुजरात चुनाव के पहले की तरह इस पर ये जो अहम भूमिका अशोक गहलोत को दी गई थी, गुजरात के प्रभारी हैं वो आप जानते हैं, क्या ये भूमिका अशोक गहलोत की रहेगी? क्या ये भूमिका अशोक गहलोत निभाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ जब अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने आकर मीडिया से बड़ी साफगोई से उन्होंने कह दिया कि मैंने माफी मांग ली है। आइए जरा इसी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं अशोक गहलोत को मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको
मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहां पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो आप सुन रहे थे अभी अशोक गहलोत जो सीएम हैं राजस्थान के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात इस पूरे मामले की मीडिया के सामने रखी। वैसे इस पूरे राजस्थान प्रकरण में दोस्तों मीडिया को कांग्रेस पर उंगली उठाने का मौका मिल गया था, और भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस की आलोचना करने वालों के मुंह पर जो ताला लग गया था वो भी खुलने लगा था। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार फिर अपना राजनीतिक कौशल जो है वो दिखाते हुए बाजी पलट दी है। राजस्थान मामला संभल गया है। आलाकमान के फैसले को चुनौती देने वाले विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया है। कांग्रेस के वफादार नेताओं की शिनाख्त हो गई है, और सबसे बढ़कर अब अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं। अब उनका मुकाबला शशि थरूर से हो सकता है, जिन्होंने कहा है कि जीते कोई भी, जीत कांग्रेस की होगी। जरा दोनों की तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज माफ करें शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं। शशि थरूर दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे और उसके बाद ये तस्वीर इन्होंने खिंचवाई है, और शशि थरूर ने कहा है कि जीते कोई भी लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। तो आज कांग्रेस की जीत, सोनिया गांधी के राजनीतिक कौशल और संकट में पार्टी को संभालने की उनकी रणनीति पर चर्चा करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिग्विजय पर कांग्रेस का दांव कितना कारगर साबित होगा। अशोक गहलोत आलाकमान की पहली पसंद थे, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पहले से चर्चा अशोक गहलोत की चल रही थी, लेकिन अब विकल्प के तौर पर दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि अब मैं नॉमिनेशन नहीं फाइल करने जा रहा हूं, यानी कि नामांकन दाखिल नहीं करने जा रहा हूं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। तो क्या कांग्रेस का नैया जो है, कांग्रेस की जो नैया है, वो पार लगाएंगे या लगा पाएंगे दिग्विजय सिंह? क्या पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना दिग्विजय सिंह कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक यहां पर बात जरूर है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के कर्ता धर्ता जरूर दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह इसके मुख्य संयोजक हैं, इसलिए भी क्योंकि दिग्विजय सिंह ने 3,500 किलोमीटर की पहले पदयात्रा की थी नर्मदा नदी की, और उसका बेनिफिट क्या मिला था कांग्रेस को, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक एक्सपीरियंस दिग्विजय सिंह के पास है, और जिसके हिसाब से अभी राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। 400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है। अब यात्रा तमिलनाडु, केरल से निकल के एक छोटा सा पार्ट तमिलनाडु और होते हुए कल पहुंच जाएगी कर्नाटक में।
तो बहुत कुछ है उधर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि सबसे जो सामने जो पहाड़ जैसी समस्याएं रखी हुई हैं कांग्रेस के सामने, एक नया अध्यक्ष, ये मानकर चलिए कि अगर दिग्विजय और शशि थरूर में मुकाबला होता है तो पसंद तो दिग्विजय जो हैं वो गांधी परिवार की तरफ से हैं, आला कमान की तरफ से हैं, तो दिग्विजय ही जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन सबसे पहले कल ये दोनों नॉमिनेशन फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना होगा। इस बीच अशोक गहलोत को लेकर के पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि अब 2-3 दिनों के अंदर सीएम पद को लेकर के फैसला होगा, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उस पर फैसला करेंगे। हो सकता है कि फिर से सीएम पद के लिए अशोक गहलोत का नाम ही फिर से आ जाए, और इस वक्त आला कमान या कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने के उसमें तो नहीं आए कि जोखिम उठाया जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सब के बीच एक दिग्विजय सिंह आज जब नॉमिनेशन के लिए फॉर्म लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा वो भी एक छोटी सी बाइट है, वो भी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं। तो सुना आपने, मैं नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः, ये जो संभवतः कोटेड है, संभवतः कल भरूंगा, ये एक्चुअली उस समय की बात है जिस समय अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हुई थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये संभवतः जो है वो खत्म हो चुका है। अब कल नॉमिनेशन भरेंगे, ये तय मानिए। तो सोनिया गांधी ने पूरी की पूरी बाजी को कैसे पलट दी है, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। कैसे दिग्विजय सामने आ गए, कल हम लोगों ने पूरी चर्चा दिग्विजय पे की थी, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आज अशोक गहलोत कैसे बाहर हो गए, आउट हो गए। कल तक आउट नहीं थे दोस्तों, लेकिन कल एंट्री जरूर हुई थी दिग्विजय सिंह की, और दिग्विजय कल कह रहे थे कि ये मेरा फैसला है, आला कमान का फैसला नहीं है कि चुनाव लड़ूं। केरल से दिग्विजय लौटते हैं, आज नॉमिनेशन फॉर्म लेते हैं। इस बीच मुलाकात होती है अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से। अशोक गहलोत सीधा बाहर आके कहते हैं कि मैंने माफी मांग ली है, मैडम से सॉरी बोल दिया है और मैं अब चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। पत्ता कट गया अशोक गहलोत का। अब सामने आ गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह क्या गांधी परिवार के नुमाइंदे के रूप में सामने आए हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करेंगे या नाम वापस ले लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब की तह में जाने की कोशिश करते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप 6 वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। लगातार कांग्रेस की बात हो रही है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या अध्यक्ष पद का चुनाव हो। देखिए कितने सारे अध्यक्ष पद के चुनाव हो भी गए इस देश में। आरजेडी का कन्वेंशन भी चल रहा है, वहां भी राष्ट्रीय जनता दल, और इधर समाजवादी पार्टी का भी अध्यक्ष पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव उधर भी चल रहा है। कोई गहमा गहमी नहीं है। गहमा गहमी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, और वो है कांग्रेस पार्टी में। और समाजवादी पार्टी में तो ऑलरेडी हो भी गया है, अखिलेश यादव पहले से थे और बन भी गए हैं। तो बिल्कुल चुपचाप कैसे पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ गहमा गहमी, कौन नॉमिनेशन फॉर्म लेता है, कौन आगे बढ़ता है, कौन माफी मांगता है, ये सारी चीजें, और सब पर नजरें मीडिया की। चलिए कोई बात नहीं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो बदनामी कांग्रेस की जो है वो कांग्रेस को मीडिया में रख रही है। ये भी आप देखिए, जो मीडिया कांग्रेस का नाम नहीं लेता था, वो मीडिया अब सुबह शाम रात दिन भले कोस रहा है
कांग्रेस को, लेकिन नाम तो ले रहा है। और उधर राहुल गांधी 450 किलोमीटर की यात्रा करके आगे बढ़ चुके हैं और अब कर्नाटक पहुंचने वाले हैं। कल से कर्नाटक में इनकी यात्रा होगी। बहुत कुछ चल रहा है और इन सब के बीच सबसे पहले आते हैं अशोक गहलोत वर्सेस दिग्विजय सिंह और बाजी कैसे पलटी, ये समझने की कोशिश करते हैं। और सीधे आना चाहूँगा हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास। प्रकाश जी, आप इंदौर में बैठे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अचानक अवतरित होते हैं। उनका इंटरव्यू मैं 21 सितंबर को लेता हूं और वो उनसे जब बात होती है तो वो खुले तौर पे कहते हैं कि 101%, हालांकि ऑन कैमरा नहीं है, ऑफ कैमरा था, अब मैं बता सकता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब खुद बनने जा रहे हैं अध्यक्ष अगर सब कुछ ठीक रहा तो। वो खुले तौर पे कहते हैं कि 101% ये मान लीजिए कि अशोक गहलोत ही बनेंगे पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी ने अपने आप को इससे किनारे कर दिया है। आज ना राहुल गांधी है ना अशोक गहलोत हैं, खुद सामने हैं। क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, राहुल गांधी ने अपने आप को किनारे तो पहले ही कर लिया था जी। जहां तक अशोक गहलोत की बात है, हालात में जो बदलाव हुए उसे देखते हुए ये चीज मुश्किल नहीं थी। 3 दिन पहले इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है अशोक गहलोत ना मुख्यमंत्री रहे ना पार्टी के अध्यक्ष बन पाए, और लगता है कि वही बात अब होने जा रही है। क्योंकि भारतीय राजनीति में और खासकर कांग्रेस में जिस तरह से राजनीति होती है, जो चलता है, वो बहुत ही अलग माहौल है और बड़े बड़े दिग्गज भी कई बार गलतियां कर जाते हैं। आपने देखा होगा अर्जुन सिंह एक बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे, राजीव गांधी के बड़े विश्वसनीय थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले। जब एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तब ये कहा जाता था कि अर्जुन सिंह इज मोर पावरफुल देन कांग्रेस प्रेसिडेंट, और उन्होंने वो काम किए भी, पंजाब के गवर्नर के रूप में भी वो काम किया। लेकिन जब हालात बदले तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही राजनीति में, क्योंकि राजनीति है, यहाँ कुछ भी। शरद पवार कभी कांग्रेस पार्टी की नाक के बाल होते थे, लेकिन वो अलग हो गए। ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की बड़ी फायर ब्रांड अगिया बेताल लीडर थी, उनका क्या हुआ? तो राजनीति जो है वो, जैसा कि आपने कहा कुछ देर पहले, कि क्रिकेट की तरह राजनीति भी हो गया है। कोई पक्का नहीं कह सकते कि किसी बॉल पे 6 रन भी मिल जाएंगे और कोई बॉल 0 पर भी जा सकती है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन जो बात दिग्विजय सिंह ने कही थी उस वक्त, वो बात, अपनी बात बिल्कुल सही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नहीं आ रहे हैं, ये बात सही है। और तब तक जब आपकी बातचीत हुई थी तब तक ये लगभग तय था कि अशोक गहलोत ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लड़ेंगे और संभवतः वही जीतेंगे, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का उन्हें समर्थन प्राप्त है। हालांकि घोषित तौर पर सोनिया जी ने यह बात साफ कही थी कि हम राजनीति में इस तरह की बातें नहीं करते और हम किसी एक का पक्ष नहीं ले। तो ये राजनीति है और इसीलिए राजनीति को कहा जाता है कि ये संभावनाओं का खेल है, जहां कुछ भी निश्चित नहीं। राजीव जी, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ अनिश्चितता है। और राजनीति में देखिए, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत ही बनेंगे। अशोक गहलोत ने ऐसा वो पलटी मारे या कुछ और हुआ कि सीधा का सीधा मामला जो है, अब गेंद दिग्विजय सिंह के हाथ में है। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी का क्या रोल रहा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने पलटी बाजी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि आखिर अशोक गहलोत जो हैं वो कैसे आउट हो गए। क्या उन्होंने सब ये पूरी की पूरी जो रचना है, जो जाल है, ये अशोक गहलोत की बिछाई हुई है या कुछ और है? ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा चले सीधा राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, कांग्रेस की गतिविधियों पर नज़रें रखे हुए हैं, लगातार देख रहा हूं आपको। अशोक गहलोत क्या खुद बनना नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ था और इसलिए आज सॉरी कह के निकल लिए? देखिए, जिस तरह से संपूर्ण मामला बना है और जब वो आज कार्यक्रम जिसमें वो सोनिया गांधी से मिल के बाहर आते हैं, तो जो उनके शारीरिक हाव भाव थे उसमें कहीं कहीं उनके चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता का भाव दिख रहा था।
तो उससे तो जरूर दिख रहा था कि वो कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए शायद वो बहुत ज्यादा जो है कि वो उसके लिए इच्छुक नहीं थे। वो संभवतः एक तरह से राजस्थान के राजनीति में ही बहुत ज्यादा जो है कि वो गहरी डुबकी लगाए रखना चाहते थे और मुख्यमंत्री पद कहीं न कहीं वो उस जगह पे उनकी इच्छा तो यही दिख रही थी। देखिए, दो तीन चीजें जो पूरे घटनाक्रम में मैं देख पा रहा हूं कि एक तो जिस तरह से घटनाक्रम घटी, भारत यात्रा को नेशनल मीडिया बिल्कुल जो है उसको कभी टच करने का प्रयास नहीं कर रहा था। यह घटनाक्रम घटी तो एक तरह से देर देर रात तक जो है कि मीडिया जो है कि एक एक दो दो बजे रात तक जो है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। फिर अगले सुबह 6 बजे से ही लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जा रहा था नेशनल टीवी चैनल। तो एक मीडिया में जो प्रेम दिख रहा था वो अचानक से भरपूर प्रेम दिख रहा था कि सचिन पायलट के प्रति पूरा प्रेम दिखाया जा रहा था कि सचिन पायलट की ताजपोशी ना होगी तो फिर कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, सचिन पायलट की ताजपोशी नहीं होगी तो राजस्थान की राजनीति समाप्त हो जाएगी, शायद देश की राजनीति बदल जाएगी। पहले दिन तो इस प्रकार की स्टोरी हम लोगों ने चलते हुए देखा। कल तक तो जो सारे डिबेट में कर रहा था उसमें मुख्य मामला यही आ रहा था कि भाई कांग्रेस आला कमान नहीं रहा सर्वशक्तिमान। तो देखिए, आज के घटनाक्रम से एक चीज तो यह तय हो गया कि कांग्रेस आला कमान की शक्तियां जो जिसको माना जा रहा था कि सोनिया गांधी का नेतृत्व काफी कमजोर हुआ है, अगर ये संपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं तो उनकी स्थिति में काफी उनकी शक्ति या मजबूती पे कोई अब सवाल खड़ा नहीं कर सकता। मैं तो कहूंगा कि उल्टे उनके शक्तियों में मुझे वृद्धि ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो पर्चा लेके गए थे एक तरह से अशोक गहलोत, वो पर्चा भी हम लोगों ने देखा मीडिया के उसमें जो माफीनामा की पंक्तियां थी कि वो क्या क्या पॉइंट में बातचीत करेंगे, वो मीडिया के कैमरे में कैद हुआ और तमाम वेबसाइटों पर वो हम लोगों ने देखा उसको कि उसमें क्या क्या पॉइंट था। एक तरह से पूरे माफीनामा के बिंदु बने हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे प्रकरण में कि जो सचिन पायलट बनाम एक अशोक गहलोत की जो पूरा रस्साकसी थी, अगर ये हो सकता है कि पूरा मामला स्क्रिप्टेड भी हो या हो सकता है कि अनायास ही हो गया हो, लेकिन दोनों ही प्रकरणों से कहीं न कहीं इस समय जो राजस्थान में कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट वाला जो पूरा विवाद था जो काफी चरम स्तर पर पहुंचा हुआ था, वो विवाद तो भी समाप्त हो गया। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी के ब्रेकिंग में चल भी रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है सोनिया गांधी जो है वो सचिन पायलट से मिलने वाली है, तो अब तमाम मुलाकातों का दौर जारी है। लेकिन कहीं कहीं वो टकराहट की स्थिति, क्योंकि देखिए जो सचिन पायलट, एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है राहुल लाल जी कि सचिन पायलट का पत्ता कट चुका और अशोक गहलोत ही बने रहेंगे या अशोक गहलोत का पत्ता भी कट गया है सीएम पद के लिए? देखिए सचिन पायलट का पत्ता तो पूरी तरह से कट चुका है। ऑफ द रिकॉर्ड जो उनके समर्थक ग्रुप के लोग हैं वही कह रहे हैं कि उनके 5 या मैक्सिमम 7 विधायकों से ज्यादा का समर्थन नहीं है। तो इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट की शक्तियां जो है वो सीधे सीधे वो एक्सपोज हुए हैं कहीं कहीं कि भाई उनको कहीं कहीं विधायक दल का समर्थन नहीं था। अब रही बात कि अशोक गहलोत की क्या स्थितियां होंगी, तो हो सकता है कि वो बने रह जाए या फिर एक तरह से उनके सहमति के साथ, क्योंकि देखिए अभी तुरंत तो उनके घटनाक्रम पे जो मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं होगा अभी त्वरित तौर पे, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ा तो हो सकता है कि उनके सहमति के साथ किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये एक विकल्प यहाँ पे हम लोगों को नजर आ सकता है। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि सचिन पायलट के लिए अब बहुत ज्यादा कुछ अभी इस समय के घटनाक्रम में मैं उनके लिए स्कोप नहीं देख पा रहा हूं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो एक पूरी टकराहट की स्थिति थी 2020 का पूरा घटनाक्रम उसने फिर से ज्वलंत कर दिया। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि देखिए अशोक गहलोत की जो पूरी राजनीति है, उन्होंने जिस एक तरह से संवेदनशीलता के साथ माफी मांगी उन्होंने कि मेरी 50 वर्षों की पूरी राजनीति रही है और उस 50 वर्षीय राजनीति में एक मेरी ये भूल हुई है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो यह स्पष्ट कर दिया कि हाँ वो हमारी जिम्मेदारी थी, मैं नहीं कर सका। तो वो एक माफीनामा के साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे विवाद को जो कि अपने तरफ से बंद करने का, ब्रेक लगाने का पूरी तरह से प्रयास कर दिया। लेकिन राजीव जी, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए इस समय कि इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को पूरी एनर्जी दी है, क्योंकि इसी समय जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था और कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, तभी हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे वहां से जेपी नड्डा के लिए नहीं जा रहे थे कि भाई उनको 2024 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो क्या जब उस कार्यकाल में वृद्धि हुई तो क्या वहां पे कोई प्रक्रिया हुई, लोगों से कुछ पूछा गया? देखिए अगर राजनीतिक विज्ञान के छात्र के रूप में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ये जरूर पढ़ते हैं कि भारत के तमाम दलों की आलोचना में पढ़ते हैं कि यहाँ के दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। लेकिन आज के समय में यह आरोप लगाना कांग्रेस के ऊपर बड़ा मुश्किल चीज है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। देखिए जो तमाम लोग दावे कर रहे थे, मैं राजीव जी आपका वो जब आप गए हुए थे, आप केरल गए हुए थे, आपके तमाम वीडियोस को मैंने बड़े सावधानी के साथ मैंने देखा है उस समय, और उसमें आपके एक सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार बोल भी रहे थे कि कांग्रेस की राजनीति में 101% 100% नहीं लगा सकते हैं हम लोग। तो वो चीजें देखिए अशोक गहलोत को लेकर सही भी हुई। अब देखिए कल के घटनाक्रम में आज के हिसाब से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी प्रबल दावेदार हैं, लेकिन क्या
और कोई नए लोग भी पर्चा लेंगे, जिस तरह से नामांकन पत्र की कई प्रतियां जो है कि और लोगों ने भी रखी है अपने पास, तो कल का घटनाक्रम भी कांग्रेस की राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में सोचिए कि जहां दूसरे दलों में भाई आरजेडी ने अपना लालू यादव का नाम देखिए उसमें आ गया वहां पे, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव चुन लिए गए, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहने का दावा करती है, वहां जेपी नड्डा 2024 के लिए हो गए। लेकिन अभी भी इस क्षण में हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो यह एक बड़ी खूबसूरत चीज है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इस समय देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, और जिस तरह से देखिए भारत जोड़ो यात्रा और ये पूरा प्रकरण, अगर आप दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो ये जरूर दिखता है यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। वही एक पार्टी है जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, जो दलितों के लिए आवाज उठाती है, वंचितों के लिए आज के समय में खुल के आवाज उठा रही है, वो ओबीसी के लिए आवाज उठा रही है, वो आदिवासी के लिए आवाज उठा रही है। दूसरे तमाम दल जो इस भूमिका में जिनको होना चाहिए, जो थे भी इस भूमिका में, जिन्होंने भूतकाल में इस चीज को लेकर वो काफी सक्रिय रहे हैं, आज उनके स्वर हम लोगों को दबे हुए दिखते हैं। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का लोकतंत्रीकरण होना ये बड़ी खुशहाली वाली स्थिति है। मैं इस पूरे प्रकरण को जो घटनाक्रम घटी है अभी, चाहे वो राजस्थान का घटनाक्रम हो या कांग्रेस अध्यक्ष का घटनाक्रम हो, उसने कांग्रेस को लोकतांत्रिक ही बनाया है राजीव जी। बिल्कुल, कांग्रेस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है वो व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार इस चुनाव से बाहर जैसे जैसे निकला है, वैसे वैसे राहुल गांधी बाहर निकल गए इस चुनाव से, तो वैसे वैसे गांधी परिवार का जो वरदहस्त है कह सकते हैं वो कम हो गया। क्या सोनिया गांधी बहुत कमजोर हो गई हैं, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जो सामने आई है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें तो चाहे गुजरात राजस्थान का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, और इन सब में अगर देखा जाए तो एक चेहरा सामने आता है, वो सोनिया गांधी का चेहरा आता है। सोनिया गांधी कमजोर या सोनिया गांधी मजबूत, सोनिया गांधी ने बाजी कैसे पलटी, यही समझने की कोशिश करते हैं और इस बात को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अशोक गहलोत जो हैं, वो अशोक गहलोत इस पद को लेना नहीं चाहते थे, इसलिए ये सब कुछ एक रचा गया, या अचानक ये सब कुछ हो गया। प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जो घटनाक्रम है राजस्थान का, वो घटनाक्रम एक रचना थी या वो घटनाक्रम खुद ब खुद हो गई और उसके बाद दिग्विजय सिंह सामने आ गए, और इन सब में सोनिया गांधी का आज का रोल वो कितना मायने रखता है? देखिए राजीव जी, अंत भला तो सब भला। 3 दिन तक जिस तरह से गहमा गहमी थी और मेनस्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के भीतरी जो चल रहा था मकड़जाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर, उसको बखूबी वो दिखा रही थी। और उसका एक फायदा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी इस समय बहुत परेशान है कि वो अचानक गायब हो गई वहां से। भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी गांग चलता है उससे भी थोड़ा सा उस गोदी मीडिया ने अपने को अलग किया और कांग्रेस पार्टी को उसमें एक बड़ी बढ़त मिली। और मुझे लगता है कि आखिरी में आकर के जिस तरह से जो आपका विषय है, मैं उसी से अपने आप को एसोसिएट करता हूं कि सोनिया जी ने जिस तरह से उसको संभाला है, वो कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ आंतरिक लोकतंत्र बल्कि एक बेहतर विकल्प की भी तलाश को उन्होंने पूरा किया है। पहला जो आपका सवाल है कि क्या ये व्यूह रचना थी, अगर व्यूह रचना थी अशोक गहलोत की तो नो डाउट कि वो उसमें सफल हुए। ये बिल्कुल सही है कि वो आला कमान के सामने ये सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सकते थे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी विनम्रता से उन्होंने उस समय कहा कि जो आला कमान निर्देश करेगा हम वो करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। फिर उन्होंने जो शर्त रखी, आप पूरे घटनाक्रम को अगर देखिए कि वो कहीं चले जाते हैं, पर्यवेक्षक जाते हैं, उस समय किस तरह की मीटिंग होती है, क्या होती है, और उसी में जो गफलत हुई उसके चलते सचिन पायलट का जो नाम जिस तरह से आ रहा था वो पृष्ठभूमि में चला गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका एक खतरा भी था, जो लोग राजस्थान की राजनीति को समझते होंगे, खास करके अशोक गहलोत की जो उनकी जादूगरी है, वो खुद भी कहते हैं कि वो जादूगर हैं, उसको जो लोग समझते होंगे वो इस बात की तायीद करेंगे
कि अशोक गहलोत ही वहां जिताऊ साबित हो सकते थे अगले इलेक्शन के लिए। सचिन पायलट के होने से अगर वो मुख्यमंत्री होते तो उसका कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट मिल सकता था, उत्तर प्रदेश में मिल सकता था, दिल्ली में, हरियाणा में, लेकिन राजस्थान में उसका विशेष लाभ नहीं मिलता। इसलिए जो भी घटनाक्रम हुआ, अशोक गहलोत की 3 बड़ी योजनाएं इस समय मानी जा रही हैं कि जो राजस्थान को जिताने वाली साबित हो सकती, उसका क्रियान्वयन खुद ब खुद केवल अशोक गहलोत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष के पद के लिए बगैर मना किए ऐसी कुछ परिस्थितियां बने कि जिससे वो अपने आप को दूर कर ले, इसमें वो कामयाब होते हुए दिखे। अगर ये सब कुछ प्री प्लान्ड था, ये व्यूह रचना थी, तो क्योंकि हम लोग तो बाहर बैठ करके ही चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी में जो नाम आया, अब कल क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने लिए आपदाएं पैदा करती, मुश्किलें पैदा करती, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने आपदा में अवसर तलाशना सीख लिया है। कैसे मीडिया में आना है, रहना है, ये शायद उसने सीख लिया है। दूसरा ये भी मुझे लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह का नाम पहले आता तो शायद दिग्विजय सिंह को घेरने की ज्यादा कोशिश होती, और दिग्विजय सिंह का चाहे वो बाटला हाउस कांड हो या ओसामा बिन लादेन का जिस तरह से उन्होंने नाम लिया था, बीजेपी ये जरूर करती। इसलिए पहले अशोक गहलोत, चूंकि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उन पर हमला करने का मतलब है कि बीजेपी के आधार को कमजोर करना, तो वो पहली बाजी वहां से जीती गई। और उसके बाद दिग्विजय सिंह का अब जो नाम आया है, तो मुझे लगता है कि अब मौका नहीं है बीजेपी के पास फिलहाल हमला करने के लिए। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह को प्रो दलित भी माना जाता है, वो सिर्फ अल्पसंख्यक समर्थक नहीं है। और ये दोनों ही जो उनके पक्षधर होने के जो आरोप हैं बीजेपी के, वो आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह चाहे वो प्रो अल्पसंख्यक हो या प्रो दलित हो, वो संवैधानिक दायरे में ही रह करके सारे काम करते, उन 2 वक्तव्यों को छोड़ करके जी। क्योंकि ये तो संविधान कहता है कि जो कमजोर है उसकी आप तरफदारी करें, उसके पक्ष में खड़े हो, उसके पक्षधर हो। और दिग्विजय सिंह ने अपनी उस छवि को दुरुस्त करने के लिए जो नर्मदा परिक्रमा की और उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव भी जीता कांग्रेस पार्टी ने, तो लबोलुआब ये है कि अब एक ऐसे चेहरे को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार रही है जो बेहतर कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। और एक और इसका प्रभाव पड़ेगा खास करके बीजेपी की राजनीति पर, जो मैं सुन रहा हूं। और सोशल मीडिया पर जो, हालांकि सोशल मीडिया की गॉसिप पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। इस समय ये चल रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को आंख दिखाएंगे, और ये काम तो राजनाथ सिंह भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ठाकुर चेहरा देने जा रही है। तो ऑब्वियस है कि अब राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर आंख दिखा सकते हैं। तो ये भी एक फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। और अंतिम बात, दिग्विजय सिंह के आने से, एक तो वो हिंदी पट्टी के हैं, अच्छे वक्ता हैं, मतलब गहलोत साहब की तुलना में, और दूसरा ये है कि जो जिस समाज से वो आते हैं, वो बूथ पर जब खड़ा होता है तो वो माना जाता है कि नहीं, ये ठीक से मुस्तैद है, वहां पर सुरक्षा कर रहा है। तो वो एक ताकतवर कौम भी कांग्रेस पार्टी के साथ लौट सकती है, और जब वो लौटेगी तो ब्राह्मण तो पुराना पारंपरिक मतदाता है कांग्रेस पार्टी का, तो क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ब्राह्मण कौन सा खुश है? माने उसको सरकारी नौकरियां चाहिए, शिक्षण संस्थान अच्छे चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, और जो हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि एक अडानी साहब दूसरे नंबर पर पहुंच गए, हो सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर भी हो जाएं। बिल्कुल।
तो जो पारंपरिक मतदाता है वो भी लौट सकता है। फिलहाल कांग्रेस के हाथ में मुझे लगता है कि बाजी है और उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है और यह भी दिखा दिया है कि उसकी पार्टी में कितना मजबूत आंतरिक लोकतंत्र है, क्योंकि यहां सबको अधिकार है अब पर्चा लेने का, नामांकन करने का। और आखिरी जो तस्वीर है शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की कि जीते कोई भी, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन जीत कांग्रेस की। जीत कांग्रेस की होगी, बिल्कुल। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की आज शानदार तस्वीर। शशि थरूर मिलने गए दिग्विजय सिंह से और वो तस्वीर अभी थोड़ी देर बाद आपको फिर से दिखाऊंगा। लेकिन धनंजय कुमार जी, दोनों की तुलनात्मक, दोनों यानी दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत का एक तुलनात्मक विश्लेषण अभी कर रहे थे हमारे साथी रविकांत जी। आपसे भी समझना चाहूंगा कि दोनों में अगर अशोक गहलोत बनते तो, और अब दिग्विजय सिंह लगभग, हालांकि नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि दो नाम सामने अब है और अशोक गहलोत अपने आप को पीछे कर चुके हैं। कल इसी कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह अब अध्यक्ष पद पे आ रहे हैं और अशोक गहलोत का पत्ता कट चुका है। कल हम लोग इस विषय में बात कर चुके थे। आज खुद दिग्विजय सिंह ने इसको कह दिया कि हाँ मैंने फॉर्म ले लिया। मैं फटाफट जरा रिकैप करवाना चाहूंगा। एक तो दिग्विजय सिंह ने जब पर्चा लिया है तो क्या कुछ बोला है, जरा फटाफट दिखा दीजिए। और दूसरा ये तस्वीर भी दिखाइए जिसमें शशि थरूर और दिग्विजय सिंह साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीर लेके आइए, एक तो बाइट और दूसरी तस्वीर। उसके बाद सीधे धनंजय जी से जरा तुलनात्मक विश्लेषण चाहूंगा कि अगर अशोक गहलोत रहते तो क्या, और अब दिग्विजय सिंह सामने आ रहे हैं तो क्या, और क्या लगता है आपको शशि थरूर नाम वापस ले लेंगे या चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल भी आपके सामने। तो तीन चीजें हैं, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह की छोटी सी बाइट। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। नामांकन संभवतः अब खत्म हो चुका है, कल भर रहे हैं फॉर्म और शशि थरूर भी शायद भरें। लेकिन आपके पास सीधे सवाल आपके सामने रख चुका हूं धनंजय जी। रविकांत जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, खास करके जो उन्होंने बात कही, राजपूत की बात कही और कास्ट की बात कही। और कास्ट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम हिंदी पट्टी में तो हम इस पर बात कर ही सकते हैं। और एक बड़े राजपूत नेता के तौर पे हैं और वहां से बगल से उत्तर प्रदेश है। और अभी जो छवि बनी हुई है बीजेपी के साथ, सवर्ण नेता मैक्सिमम गोलबंद है। अगर बिहार और यूपी की बात करें तो बैकवर्ड क्लास पूरा का पूरा जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है लगभग। तो अब ये जो अशोक गहलोत का जो पूरा प्रकरण हुआ है, मैं अगर इसको समझने का प्रयास करूं तो मैं इसको ऐसे समझूं कि जो सब हुआ उसका फाइनली एक बाइंड अप ये आया कि फाइनली जो है अशोक गहलोत वहां मुख्यमंत्री रहेंगे, वहां विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते तो विद्रोह हो जाता, और इसीलिए अशोक गहलोत ने अपने आप को इस तरह से, चूंकि अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जिसके बारे में हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं। तो बड़े ही कांग्रेस के पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और जिस तरह से इसके पहले भी जो बीजेपी ने वहां ऑपरेशन लोटस किया था और जिस तरह से सचिन पायलट के साथ लोग गए थे, और भले अब ये हुआ कि भाई नहीं टूट पाया और चीजें बदल गई और फिर लॉयल हो गए सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ, लेकिन विश्वास तो खोया उन्होंने, चाहे जो स्थितियां रही उनके सामने। कई लोगों ने ये भी कहा कि उनके सामने ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति में ला दिए गए थे सचिन पायलट वगैरह वगैरह वगैरह। बावजूद इसके, और ये भी माना जाता है कि आला कमान नए लोगों को मौका देना चाहता है, लेकिन जिस तरह से वहां हुआ और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें अशोक गहलोत ने आला कमान की प्रतिष्ठा रखी, उनकी इज्जत को रखते हुए, और ये प्रयास हुआ है कि राजस्थान में सरकार को बचाए रखा जाए। सरकार का बचना वहां जरूरी है, क्योंकि अशोक गहलोत की जगह अब अगर कोई दूसरा नेता वहां मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भी संकट आके खड़ा हो जाए। एक और बात जो कहा रवि जी ने कहा कि अशोक गहलोत जिस तरह से बात करते हैं हिंदी पट्टी में जब भाषण देने उतरेंगे अध्यक्ष के तौर पे, और दिग्विजय सिंह जिस तरह से उतरेंगे, तो दोनों का अलग प्रभाव पड़ेगा कई तरीके से। बोलने में भी दिग्विजय सिंह बढ़िया बोलते हैं,
हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पे मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह से ज्यादा बढ़िया कार्यकाल जो है वो उनका है, अशोक गहलोत जी का है। अशोक गहलोत जी के लिए ये भी बढ़िया जाता है कि वो उस समुदाय से आते हैं जो पिछड़ा वर्ग कहलाता है और जो शासन में कम से कम रहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की कि सारी जातियों के बीच एक समन्वय स्थापित हो हर जगह। मुस्लिम मुख्यमंत्री की कल्पना आप कर ही नहीं सकते गैर कांग्रेस के राज्य में। आप देख रहे हैं इतने साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या या महाराष्ट्र में, तो क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री है? हमको याद है अब्दुल गफूर हुआ करते थे मुख्यमंत्री, वो आखिरी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मुसलमानों के नाम पे भले वोट लेते रहे लोग, कई सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं लोग मुसलमानों के नाम पे वोट लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि समन्वय स्थापित किया जाए सारी जातियों के बीच में, सारे वर्गों के बीच में, और उस समन्वय के तहत ही मुझे लगता है कि सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि भैया इनको मुख्यमंत्री अब बना दिया जाए, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो समझे कि हमारे साथ है। लेकिन अब हर विधायक का अपना अपना चेहरा है, अपना अपना कमिटमेंट है, अपना अपना सोच है, और उसको अशोक गहलोत ने बड़ी अच्छी तरीके से बचाया। मुझे लगता है अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्होंने इसमें भलाई समझी कि अगर समझिए कि अगर लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 25 के 25 सीट फिर अगर बीजेपी के पास चले जाते हैं तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। और अध्यक्ष का पद अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया राजीव जी मेरे ख्याल से, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले जो लंबे समय से जो ये 20 दिन तो मुझे लगता हो गया है जो पदयात्रा चल रही है और जो दृश्य बन रहे हैं। कल मैं दृश्य देख रहा था कि किस तरह से एक लड़की आई लिपट करके रोने लगी राहुल गांधी से। मैंने देखा कि राहुल गांधी एक बच्चे को जो है गोद में कंधे पे बिठाए हुए। तो 75 सालों से नेताओं को बड़ा करने का अभियान चलता रहा। मुझे लग रहा है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब नागरिक को सम्मानित किया जा रहा है, नागरिक को रेखांकित किया जा रहा है। हमने कोई फोटो आज तक नहीं देखा है कि किसी बड़े राजनेता के कंधे पे कोई आम घर का बच्चा उनके कंधे पे बैठा हुआ, कोई झूठ मूठ के भी नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जो कान खींचते हैं वो शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन ये शिक्षक नहीं बनते हैं राहुल गांधी। जिसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए दादा या पिता उसका घोड़ा बन जाता है, तो राहुल गांधी ने वो रोल निभाया। तो राहुल गांधी आम आदमी के कितने करीब जाकर के खड़े हो जाते हैं वो दिखाई। देखिए अभी आप दिखा रहे हैं जो फोटो, वो लड़की रोने लगी मिल करके। सोचिए उसके मन में क्या भाव है और उसको गले लगाया उन्होंने। अब इसको कल जो है मीडिया, गोदी मीडिया या उनके जो मूर्ख टाइप जो प्रवक्ता है बीजेपी के, मैं मूर्ख बोलूंगा इसमें, आप कहेंगे भी तो मैं शब्द वापस नहीं लूंगा। तो मूर्ख टाइप जो प्रवक्ता है, संवेदनहीन दुष्ट प्रवक्ता जो इनके हैं, वो कल कह सकते हैं कि अरे देखिए लड़कियों को गले लगा लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये अभी 2 महिला देखिए उनके साथ चल रही है, जो आम महिला है, जो कलेक्टर जिनको अपने सामने खड़ा नहीं करेगा। आप देश में जानते हैं, मैंने देखा है कि दरोगा के सामने आम आदमी बेचारा भिखारी की तरह बैठा रहता है। और मोदी जी ने जो नागरिकों का देश है, लोकतंत्र में कहा गया कि नागरिकों का देश है, उसमें नागरिकों को इन्होंने कहां पहुंचा दिया? 5 किलो अनाज पे पहुंचा दिया मोदी जी। 5 किलो अनाज का मतलब होता है 15 रुपया या 10 रुपया। 10 रुपया में नागरिकों की औकात खरीद ली और सब जाकर के दे दिया, अडानी जी को दे दिया, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनाने के क्रम में लगे हुए। अर्थव्यवस्था की क्या हालत है वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम, आपका जो सवाल है दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत को लेकर के, तो मुझे लगता है अशोक गहलोत से ज्यादा प्रभावी जो है दिग्विजय सिंह इसलिए रहेंगे कि हिंदी पट्टी जो खास करके मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का भाग है, उत्तर प्रदेश पे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वहां सवर्णों का बड़ा प्रभाव है। अभी भी आप जैसा कह रहे थे रविकांत जी, योगी आदित्यनाथ हो और राजनाथ सिंह है, 2 राजपूत नेता है, ताकतवर राजपूत नेता है। फिर जो आप देखिए कि जाट जो है वो भी अपने आप को सवर्ण ही मानते हैं। तो वो जो सवर्णों का जो बहुल है उस पर जरूर दिग्विजय सिंह के आने का असर पड़ेगा। और गौर कीजिए कि पिछले लंबे समय से ये मोदी जी बने प्रधानमंत्री 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के गए? जाके खड़े हुए तो उत्तर प्रदेश कहा जाएगा कि बनारस से लोकसभा सदस्य हुए और प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब ले जाने की बारी, इंडस्ट्री खड़ा करने की बारी आती है, तो वेदांता जो बिहारी आदमी की कंपनी है वो भी वहां जाके खड़ा करते हैं, गुजरात पहुंचा देते हैं। ऐसी कई सारी कंपनियों को गुजरात पहुंचा दिया गया है। तो आप प्रोजेक्ट लगाते समय, विकास करते समय गुजराती बन जाते हो और चुनाव लड़ते समय आप उत्तर भारतीय बन जाते हो,
तो इस पे भी इस बार बात होनी राजनीति में, जब रैली हो, जब भाषण हो, तो इस पे भी। अब देखिए, हमेशा ये आरोप लगता है कि उत्तर भारत के लोग जो है इसमें न पढ़े, क्षेत्रवाद में न पढ़े, फलाना न करे, लेकिन बाकी लोग तो पढ़ते हैं। बंगाल के लोग क्या बोलते हैं, आप गुजरात के लोग क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं, तमिलनाडु क्या बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, खाली ये हिंदी पट्टी के लोगों ने ठेका ले लिया है देश की बात करने का, बाकी सब अपने अपने प्रदेश की बात करें। तो मुझे लगता है राजीव जी की दिग्विजय सिंह के आने का फायदा मिलेगा कांग्रेस को, और उससे भी बड़ा फायदा है राहुल गांधी की यात्रा पे निकलने का। जी बिल्कुल। एक तरफ दिग्विजय सिंह प्रदेश इस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह पे हैं, और दूसरी तरफ आप अभी विजुअल्स देख रहे थे, राहुल गांधी केरल से अब निकल चुके हैं, लेकिन केरल में 18 दिन में राहुल गांधी ने जो पाया है, और राहुल गांधी ने राजनीति की एक नई दिशा जो है वो इस देश को दे दी है, आप कह सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, आज नहीं लेकिन आने वाले समय में, कैसे राजनीति की दिशा, सियासी जो बिसात बिछाने की कोशिश लोग करते रहे हैं अलग अलग ढंग से। बहुत सारे विजुअल्स हम देख रहे हैं कि नेता जो हैं वो लगभग 100 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी से भाषण देते हैं, जनता दूर खड़ी है, लेकिन राहुल गांधी लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कहीं। अभी बहुत सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं। तो क्या एक नई दिशा की तरफ देश की राजनीति जा रही है? डेमोक्रेसी कहां है? तो वो कांग्रेस पार्टी में है कि आज भी अध्यक्ष कौन होगा। कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन आज तक पता नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा। अगर सच माने तो अभी भी पता नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। तो कैसे कहते हैं 100% कि हाँ दिग्विजय ही बनेंगे या शशि थरूर बनेंगे। अशोक गहलोत ने हालांकि कह दिया कि मैं नहीं फाइल करने जा रहा हूं, वो नहीं बनेंगे, लेकिन पवन बंसल ने तो 2-2 फाइल ले ली है। तो क्या 2-2 फॉर्म, तो क्या पवन बंसल भी आने वाले हैं या कोई और नाम आने वाला? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। और ऐसे ही बहुत सारी पार्टियां, जेपी नड्डा का नाम आपने सुन ही लिया कि उनका एक्सटेंशन हो रहा है। कहां से, किस ढंग से एक्सटेंशन हो रहा है, कौन सा वहां पे कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सा इलेक्शन हुआ, इस बारे में पूछेंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बातें जरूर कहेंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि 2013 में आज से ज्यादा महंगा सिलेंडर मिलता था, गैस मिलती थी। तो बात अलग है, बात बताने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, जैसे हाथी के दांत। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? दिग्विजय सिंह खुद बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के 2 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 2003 में जब वो हारे तो उसके बाद 10 साल तक चुनाव न लड़ने का उन्होंने वादा किया था, वो उन्होंने किया। उसके बाद वो राज्यसभा में आए, राज्यसभा में अभी भी हैं। और इस वक्त जैसा विश्लेषण उनके ऊपर हमारे तमाम साथियों ने किया है, उस विश्लेषण के साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं, उस बिसात को बिछाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो भी दिग्विजय सिंह का है। तो दिग्विजय सिंह का कद लगातार अचानक से बढ़ा है, और इस कद से क्या कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। दीपक जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत नजदीक से आपने देखा है दिग्विजय सिंह को, बहुत नजदीक से। इस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि दिग्विजय कांग्रेस के नैया पार लगा पाएंगे क्या? देखिए, मेरी बातों में राजीव जी कुछ आपको दोहराव नजर आएगा। पहले तो मैंने जैसे मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा डैमेज जो है वो अशोक गहलोत कर चुके हैं, और ये जो असली बात यह है कि दिग्विजय सिंह क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे। इससे ज्यादा सबसे पहले उनकी जो चिंता रहेगी कि कांग्रेस को जो डैमेज हुआ है उसको किस प्रकार से वो उसको पहले उसकी भरपाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा। इसलिए मुझे अशोक गहलोत की ये जो गलती है, भूल है, जिसके लिए चाहे उन्होंने माफी मांग ली हो, हालांकि ये भी बहुत ही ऐतिहासिक घटना है कि किसी नेता को आकर इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी कि भाई मुझसे भूल हुई। लेकिन पूरी भारतीय राजनीति को, आप जब भी भारतीय क्या किसी भी राजनीति को जब हम आकलन करते हैं तो हमारे बहुत सारे सूत्र जाके पौराणिक कथाओं से जरूर जुड़ जाते हैं। 2 घटनाएं मैं आपको उल्लिखित करना चाहूंगा। पहली तो यह है कि दशरथ ने जिस तरीके से श्रवण कुमार को मारा, इतने चक्रवर्ती राजा थे, प्रतापी राजा थे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बड़े आदमी की गलती जो होती है वो भी इतना बड़ा फर्क पैदा करती है। और दूसरा जो है, कृष्ण ने केवल एक झूठ बोला कि अश्वत्थामा हतो हत नरो व कुंजरो, उसका भी खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत बहुत सस्ते में छूटने वाले नहीं हैं।
जब वो जान चुके थे कि मैंने अच्छा खासा नुकसान कर दिया है, उन्होंने दूसरी चिंता जो की वो की थी कि अब जो है किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे बचाऊं। मैं, माफ कीजिएगा, मैं राजनीतिज्ञों की ओर और राजनीति की ओर बहुत ही निर्ममता पूर्वक देखने का आदी हूँ राजीव जी। तो हो सकता है कि इसमें कुछ आपको लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन वो शायद मेरी फितरत में है। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो भूल ऐसे वक्त पे की है जब कांग्रेस जो है वो स्कोर ओवर कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए पिछले कुछ समय के बाद वो बैकफुट पे थी, और इस समय कांग्रेस जो है वो वही नैरेटिव सेट कर रही थी, और जवाबदेही जो थी पिछले कुछ समय से ये बीजेपी कर रही थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था हमारे पिछले 8-9 सालों की राजनीति का, खासकर जिसको हम मोदी काल के रूप में हम उसकी शिनाख्त चाहे तो कर सकते हैं। एक तरफ यात्रा बहुत जबरदस्त सफल हो रही थी, और दूसरी जो बात हो रही थी कि उन्होंने साबित किया था कि देखिए आप लोग तो अपने चुनाव बड़े गुपचुप तरीके से कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का जो विश्वास है वो लोकतंत्र में है, आंतरिक लोकतंत्र में भी है, और इसका सबूत वो पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात थी। ये दो जो स्कोर ओवर किया था, इसको जो डैमेज किया अशोक गहलोत ने, और उसके कारण थोड़ा सा जवाबदेही। अब हम जो कह रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने पलटी बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस का जो डैमेज कंट्रोल हुआ इसके दो सिरे हैं, दो एंड है। दिल्ली में सोनिया गांधी है, और मुझे ऐसा लगता है जिसका खुलासा हो सकता है कि आगे पीछे जरूर होगा कि इसका जो है राहुल गांधी ने भी वहां पर बैठकर बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही चुपचाप इसको भी डैमेज कंट्रोल किया है, और दिग्विजय सिंह को एक तरह से बिसात पर उतार दिया है। अब रही बात दिग्विजय सिंह के साथ हम बहुत सारी सफलताएं देखते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अभी आप उनकी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं कि वो फर्श पर सोए हुए हैं वहां पर कैंपों में, लेकिन हमें उनकी वो होटल की नींद भी याद है, जिसके कारण गोवा में बहुमत होने के बावजूद आज से 4-5 साल पहले वहां पर सरकार उनकी चली गई थी, क्योंकि वो सोते रह गए थे, और रातों रात वहां शायद अमित शाह ने पहुंचकर ये कर दिया था, अपनी सरकार बना ली थी। पर्रिकर ने तो धन्यवाद दिया था दिग्विजय सिंह को। तो दिग्विजय सिंह के साथ ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, मैं एक बात और अपनी पुरानी फिर से दोहराना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे शशि थरूर अध्यक्ष बन जाए, चाहे दिग्विजय सिंह बन जाए, मुझे लगता है कि अगले कुछ, जब तक राहुल गांधी की 150 दिनों की और 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं हो जाती, तब तक की ही बात है। मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि उसके बाद राहुल का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि आंतरिक से इसके चुनाव बड़े नजदीक आ चुके होंगे, और गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव निपट चुके होंगे। इसके बाद एक दबाव बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का, और राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा मानना है मेरा कि अगर जो कुछ भी मेहनत से कमाया हुआ जो पुण्य होगा इस लंबी यात्रा का, वो नुकसान से होगा अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी अगर नहीं बनेंगे तो ये एक ऐतिहासिक भूल होगी कांग्रेस की, और उसे कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है राजीव जी। जी जी, राहुल गांधी को अध्यक्ष अभी भी आप मान रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी इस 450 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं लगभग, और 22, आज 23वां दिन है। इन 22-23 दिनों में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद से बहुत ऊपर जा चुके हैं अगर देखें तो। खैर, लेकिन आने वाले समय में 150 दिनों के बाद राहुल गांधी को लेकर के वहां उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कहते हैं, और राहुल का कद कहां रहेगा, राहुल अध्यक्ष बनेंगे या दिग्विजय सिंह या और कोई जो बनता है वही कंटिन्यू करेगा, ये सब भी देखना होगा। लेकिन क्या सोनिया गांधी ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी? क्या सोनिया गांधी ने बता दिया कि चीफ वही हैं, बॉस वही हैं, और उनके सामने आकर के आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी, उनके सामने आकर के आपको उनकी बातों के साथ, उनकी राय के साथ, उनके तमाम जो इशारे हैं उनके साथ आपको काम करना होगा, ये बता दिया है? क्या सोनिया गांधी या गांधी परिवार चीफ है, बॉस रहेगा? ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत समय हो गया आपके पास अभी आ रहे हैं हम, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं? अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लगातार चर्चा, कल फाइनल डे है। हमारे एक साथी
भी कह रहे हैं कल तो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल कल भी चर्चा इस विषय पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कल तो नॉमिनेशन होगा। कल आज हम अभी भी संभावनाओं पर आधारित चर्चा कर रहे हैं, कल संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। बीता हुआ जो कल है उस दिन भी हम संभावनाओं पे चर्चा कर रहे थे कि अध्यक्ष अब दिग्विजय बन सकते हैं। आज हम कह रहे हैं कि दिग्विजय ने ऑलरेडी पर्चा ले लिया है, और कल अगर दिग्विजय पर्चा फॉर्म भर देते हैं तब तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए दिग्विजय सिंह से थे केरल में, तो दिग्विजय सिंह ने उस समय कहा था कि 30 सितंबर को पाएगा सब कुछ, तो स्पष्ट तो 30 सितंबर आएगा कि कौन पर्चा है और कौन बनता है और कौन चुनाव लड़ता है। हो सकता है कि पर्चे सबने खरीद लिए हो, जमा करने ही कोई ना जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लोग भरें और उसका पर्चे वापस ले लें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो पर्चा भरे वो बाद में एक लाइन के प्रस्ताव पारित कर दें कि सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ा जाता है या सर्वसम्मति से उनको बनाया जाता है, ये भी हो सकता है। तो जो संभावनाओं का खेल है कुल मिलाकर के, वो संभावनाएं जो है वो कल तक मिली हुई है, तो अभी इस पे कुछ स्पष्ट मुझे लगता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि दिग्विजय सिंह ने पर्चा ले लिया है, शशि थरूर से गले भी लग लिए हैं, तो एक साफ संदेश दे दिया है कि फ्रेंडली मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। अब पवन बंसल ने जो पर्चे लिए हो सकता है वो मनीष तिवारी के लिए लिए हों, आनंद शर्मा के लिए लिए हों, किसी के लिए भी लिए हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ से लुधियाना और शिमला की दूरी ज्यादा है भी नहीं, तो पर्चे वो हो सकता है उसके लिए भी लिए गए हों। और पवन बंसल के भी जो है वो घेरों में है कई तरीके से, तो ये भी कुछ हो सकता है। बाकी वो सब कयास की चीजें हैं, मतलब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है मामला क्या है क्या नहीं है, लेकिन कल ही सब सारी चीजें जो कुल मिला के स्पष्ट हो पाएंगी। अब जहां तक सवाल ये है कि अब दो प्रश्न आते हैं कि क्या दिग्विजय और अशोक गहलोत के मुकाबला, अगर मान लीजिए अभी कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत पार्टी के मतलब अधिकृत एक तरीके से गांधी परिवार के कैंडिडेट होंगे, अब दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह का अभी एक बयान है एक दूसरे नेशनल टेलीविजन चैनल पे, और दिग्विजय कह रहे हैं कि मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैंने ये पर्चा स्वयं लिया हो, ये मेरा स्वयं का एक तरीके से निर्णय है। और फिर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता है। तो एक चीज तो साफ है कि नरेंद्र मोदी को जितना वास्तव में दिग्विजय सिंह जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है, और चूंकि मुकाबला 2024 में होना नरेंद्र मोदी से ही है, तो नरेंद्र मोदी को फिर तुर्की जवाब देने वाला चाहिए। तो वो अशोक गहलोत जो है वो सौम्य तरीके से, सभ्य तरीके से बात कह सकते हैं एक दायरे के अंदर रह करके, लेकिन दिग्विजय सिंह चूंकि राजा भी हैं, तो हमारे यहाँ मतलब लंबी पुरानी कहावत है, तो उस कहावत में दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो मुकदमा कायम हो सकता है फिर उस कहावत को दोहराने पे, लेकिन फिर वो कहावत भी फिर आ जाती है। तो चूंकि दिग्विजय सिंह राजा है तो वो राजा वाली बात भी है। दूसरी बात यह है राजीव जी की देखिए राजा तो है दिग्विजय सिंह, और अब चूंकि रविकांत जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अब चुनौती देंगे, तो अब चुनौती भले ही नहीं योगी आदित्यनाथ मोदी जी को चुनौती दें, राजनाथ सिंह चुनौती दें, लेकिन इस देश के ठाकुरों का जो है मतलब क्षत्रिय मतदाताओं का एक ट्रेंड रहा है, उन्होंने गैर राजा जो ठाकुर हैं उनको अपना नेता माना नहीं कभी, और जो राजा आया उसको अपना नेता मान लिया उन्होंने। दिग्विजय सिंह आए, बीपी सिंह आए और नारा लगा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, तो वो फकीर तो बाद में, तो मंडल कमीशन तो बाद में भी क्या है, लेकिन देश के सारे क्षत्रियों ने एकजुट होकर के बीपी सिंह को अपना नेता मान लिया। और चंद्रशेखर बेचारे जिंदगी भर जो थे वो राजनीति करते रहे और ठाकुरों ने उनको अपना नेता मान के नहीं दिया, न बाद में मान के दिया प्रधानमंत्री होने के बाद भी। तो दिग्विजय सिंह के साथ जो एक चीज जुड़ी हुई है, दिग्विजय सिंह राजा भी है, तो इसलिए राजाओं का जो ठाकुरों में चलता है प्रभाव, तो वो प्रभाव भी है। अब इसका फायदा उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर मिल सकता है, और इसका फायदा राजस्थान में भी मिलेगा, क्योंकि वहां भी ठाकुरों का मसला है, और राजस्थान में ठाकुर जो है वो प्रताड़ित भी बहुत ज्यादा है, क्षत्रिय मतदाता राजस्थान में, तो इसका फायदा राजस्थान में भी मिलेगा कुल मिला के। अब बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो मसला चल रहा था, तो क्या ये प्री प्लान था सब कुछ? ये हो सकता है प्री प्लान भी रहा, और हो सकता है कि अचानक हो गया हो, लेकिन मुझको लगता है कि ये सिर्फ, अगर अशोक गहलोत का ये सब किया धराया था, तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का प्रश्न नहीं था, ये मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि अगर सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत
रास्ता साफ करके छोड़ देते तो दो संदेश जाते। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस हाईकमान के लिए भी संदेश अच्छा नहीं होता, जनता में भी संदेश अच्छा नहीं होता। एक संदेश तो ये कि आप कांग्रेस के साथ बगावत करके और आप मानेसर के होटलों में टहलते रहिए और फिर कांग्रेस का नेतृत्व जो है आपको मुख्यमंत्री बना देगा, ये संदेश एक साफ जाता। तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए था। दूसरा कि अगर अशोक गहलोत इस तरीके से छोड़ के सचिन पायलट के लिए चले जाते हैं अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत की पूरी पॉलिटिक्स जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाती। क्योंकि ये अदावत जो है पायलट से, गहलोत की आज की पिताजी के समय से पायलट की अदावत है और ये चलती आ रही है। और जो ओल्ड गार्ड्स हैं कांग्रेस के अंदर, उनमें से अधिकांश लोग सचिन पायलट के साथ इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनके राजेश पायलट के साथ संबंध रहे। और अशोक गहलोत जो थे उस समय, वो राजेश पायलट के मुकाबले छोटे नेता समझे जाते थे जिस समय राजेश पायलट थे। बाद में हालांकि हो गया सब बराबरी का मामला। एक और जो मसला है, सचिन पायलट राजनीति जरूर राजस्थान में कर रहे हैं, लेकिन ना सचिन पायलट राजस्थान के हैं और ना राजेश पायलट राजस्थान के थे। अगर उनको राजनीति करनी हो, अपनी जाति के आधार पर ही राजनीति करनी हो, उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं यही ग्रेटर नोएडा के, और यहां उनकी जाति का अच्छा खासा मामला भी है और कांग्रेस को यहाँ एक अच्छे नेता की जरूरत भी है। मार्च के बाद से यहाँ कोई अध्यक्ष मिल भी नहीं रहा है कांग्रेस को ले देकर के कि किसी को बनाया जा सके। सचिन पायलट एक अच्छे अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सचिन पायलट को ध्यान उत्तर प्रदेश में देना चाहिए और एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा जी वहां बन जाएंगे जब दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम होगा। तो चचा भतीजे दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में भी काम करें अच्छे तरीके से, ये भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। और गहलोत जी देखिए, और जो राजस्थान में चुनाव होगा विधानसभा का, जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, युवा में उनका क्रेज हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो क्षमताएं सरकार चलाने के लिए और जोड़ तोड़ की क्षमता खासतौर से, और खासतौर से ऐसे समय में कि जब 2023 के चुनाव के तुरंत बाद चुनाव होगा 2024 का, और ऑपरेशन लोटस जब सब जगह चल रहे हैं और 2023 में मान लीजिए सरकार बन जाती है फिर कांग्रेस की राजस्थान में, तो उस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर वहां ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, ये क्या गारंटी है? और अभी नहीं चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो उस ऑपरेशन लोटस को हमेशा ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है अशोक गहलोत जो है वो ज्यादा मजबूत रहेंगे राजस्थान में, और शायद कांग्रेस का नेतृत्व भी इस बात को समझता है। इसलिए ये समझते हुए कि इसके पीछे निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की कुछ ना कुछ शेयर तो रही होगी जो कुछ भी हुआ। और जाहिर सी बात है कि विधायकों ने जो कुछ किया वो चाहे गहलोत के प्रेम में किया हो, चाहे गहलोत के इशारे पे किया हो, चाहे अजय माकन से चुनकर किया हो, जो भी कुछ किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें अशोक गहलोत उसके पीछे थे। इससे तो ना अशोक गहलोत इनकार कर रहे हैं, ना कोई दूसरा कोई इनकार कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस नेतृत्व भी समझता है कि जो विधायकों ने किया, लेकिन उन्हें कांग्रेस आला कमान को चुनौती नहीं दी, ये मैं फिर कहूंगा, क्योंकि जिस समय वो अपनी मांगे रख रहे थे उस समय भी यही कह रहे थे सारे विधायक कि कांग्रेस आला कमान जो कहेगा हम उसको, लेकिन हमारी ही मांगे हैं। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो ये हमारी मांगे हैं, लेकिन जो कहेगा आला कमान हम उसको मानेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर जो आगे वाली स्थिति है वो मुझे लगता है कल के बाद ही स्पष्ट होगी। बहरहाल कुल मिला के कांग्रेस ने जो नेशनल मीडिया का जो स्पेस था जिसको मोदी जी और अरविंद केजरीवाल भर रहे थे, उसको छीन लिया और मजबूर होकर के जो है वो 24 घंटे जो लाइव प्रसारण करना पड़ा। मैं देख रहा था ये बड़े बड़े एंकर जो है कई करोड़ों रुपया जो महीने का लेते हैं, वो रात के 12 1 बजे तक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये तो एक अच्छी बात है अगर इस तरीके से भी कांग्रेस जो है वो स्पेस दे रही है। और उसके बाद जो सब ढाक के 3 पात यानी वही खड़े हुए, जो आला कमान चाहता था वही हो रहा है। तो जो आला कमान के हाथ से कमान खींचने की कोशिश कर रहा था नेशनल मीडिया, तो कमान तो आला कमान के ही हाथ में अभी भी, उसको अशोक गहलोत भी मान रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी मान रहे हैं। कुल मिलाकर के सोनिया गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली, और लेकिन सोनिया गांधी या गांधी परिवार को लेकर के एक बयान और आया है दिग्विजय सिंह का कि गांधी नेहरू परिवार के बिना कांग्रेस शून्य है। इसके क्या मायने निकाले जाएं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? जाए कि दिग्विजय सिंह जानते हैं कि कांग्रेस में अगर रहना है तो गांधी नेहरू परिवार के बारे में अपने अच्छे विचार प्रकट करने हैं हमेशा। दिग्विजय सिंह के बारे में जो बातें कही जा रही उसमें एक बात प्रमुख यह है कि वे अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे।
इसके अलावा वे उन पदों पर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी अविभाजित मध्य प्रदेश था। और उन्होंने मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में उनका प्रभाव कहा जा सकता है। और अगले वर्ष जब राजस्थान में भी इन तीनों राज्यों में चुनाव होंगे तो राजस्थान में भी उनका प्रभाव, उनके जातीय समीकरणों के वोट वहां हैं। तो दिग्विजय सिंह ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में जो बातें कही जा रही उनमें कुछ बातें बहुत उल्लेखनीय है। एक तो ये कि जैसे 370 के मामले में उन्होंने जो बयान दिया था वो उसे बीजेपी दोहराएगी बार बार कि ये वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि 370 वापस लाएंगे। उन्हें हिंदू विरोधी भी करार दिया जाता है और इसकी शिकायत भी सोनिया गांधी से की गई थी। और कुल मिला के ये भी कहते हैं उनके विरोधी कि जो महान नेता कांग्रेस के हैं वे भोपाल में अपनी संसदीय सीट 3 लाख वोटों से पहली बार चुनाव लड़ने वाली प्रज्ञा भारती से हार जाते। तो ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह की राह में फूल ही फूल है, काफी सारे कांटे भी हैं। और लेकिन वे कुशल राजनीतिज्ञ हैं, देखना होगा कि कल क्या होता है। और ये उल्लेखनीय बात है कि उन्होंने फॉर्म लिया और कहा कि संभवतः वे कल जमा करेंगे फॉर्म। तो अब देश की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में काफी बदलाव होना अपेक्षित है। राजीव जी बिल्कुल, कांग्रेस की राजनीति में काफी बदलाव होना अपेक्षित है। संगठन का काम अगर दिग्विजय सिंह ढंग से संभालते हैं तो बाकी काम तो राहुल गांधी कर ही रहे हैं। लेकिन सही कह रहे हैं आप कि दिग्विजय सिंह के सामने उनके नाम के साथ बहुत सारी चुनौतियां पहले से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि 2003 में चुनाव हारने के बाद लगातार 3 बार ही नहीं बल्कि आगे अभी भी अगर देखें तो सरकार तो अभी बीजेपी की ही है। कमलनाथ की सरकार बनी और कमलनाथ को दिग्विजय सिंह ने कंधा से कंधा मिलाकर के साथ उनका दिया, लेकिन सरकार न दिग्विजय बचा पाए न कमलनाथ बचा पाए। तो क्या जब अपने राज्य में आप सरकार नहीं बचा पाए, गोवा की सरकार 2017 में आप नहीं बनवा पाए थे, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे बयान आपके ऐसे हैं जिसके बारे में अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता भी रहे हैं। तो इन चुनौतियों के साथ साथ क्या कांग्रेस के सामने और जो चुनौतियां हैं उसको पार लगा पाएंगे? धनंजय जी, एक बार फिर से आना चाहूंगा। जल्दी मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आपसे भी एक शॉर्ट कमेंट चाहता हूं कि क्या चुनौतियां जो हैं उसको किनारे लगा पाएंगे दिग्विजय सिंह? देखिए, चुनौतियां, जितनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, गैर गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार जिनको कहते हैं, उनके बिना तो आसान नहीं है। आप अगर पीछे पलट के देखिए तो नरसिम्हा राव जो है बड़े ताकतवर नेता थे, लेकिन नरसिम्हा राव भी कांग्रेस की चुनौतियों को झेल नहीं पाए। तो लेकिन यहाँ पे एक ये है कि दिग्विजय सिंह के आने से जो प्रकाश भाई कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन बावजूद इससे कई दफा ऐसा होता है कि घर में जो है बड़े हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन बाहर के लोग बड़े सम्मान से देखते हैं। तो मैं प्रोफेसर रविकांत जी की बात पे फिर से वहां रहूंगा कि वो जो है कास्ट फैक्टर काम करेगा उत्तर प्रदेश बिहार में। और अमलेंद्र जी ने कहा कि जो है राजा नहीं फकीर है, तो फाइनली राजा तो है, वो भी काम करेगा। तो दिग्विजय सिंह का अपना रोल है, बहुत बड़े व्यापक रोल में उनको अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगे वो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं तब तक तो वो सबसे बड़े चेहरा वही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जैसा कि और अमलेंदु जी ने एक बात कही कि मोदी जी के रग रग से वाकिफ हैं और उसी तरह से जवाब दे सकते हैं। मैं एक देख रहा था, कोई प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे कुछ दिन पहले, उसमें अमित शाह जी सामने बैठे थे उनके, दिग्विजय सिंह जी, और दिग्विजय सिंह जी ने वो तमाम बातें कही जो सामान्य तौर पे बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं अमित शाह जी के सामने। तो अभी जरूरत ये भी है कि जिस बदतमीजी से बीजेपी के नेता बात करते हैं उस बदतमीजी से तो न बात की जाए, लेकिन उसका बड़ी ताकत से विरोध किया जाए। जैसे कि आप पवन खेड़ा को देखिए, जिस तरह से वो विरोध करते हैं, सुप्रिया सुनील जिस तरह से विरोध करती हैं, जिस तरह से अपनी बात रखती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक सही जवाब देने वाला व्यक्ति चाहिए। बिहार में ही देख लीजिए कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अगर होते, समझिए तेजस्वी की जगह लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होते और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी अगर चल रही होती तो कहां टिकते है। और इस चर्चा को
अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए थे, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धनंजय कुमार जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी और राहुल लाल जी। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़े हुए हैं, अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को देखिए कितना दिलचस्प हो गया है। कल आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा। कई और नाम आ रहे हैं सामने, मुकुल वासनिक का नाम भी सामने आ रहा है। क्या मुकुल वासनिक भी आ जाएंगे सामने या कोई और आएगा? क्या पवन बंसल भी आएंगे सामने? पवन बंसल आए या मुकुल वासनिक आए या मनीष तिवारी का नाम ले रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, वो आए या शशि थरूर रहें, अशोक गहलोत ने मना कर दिया, क्या फिर से वो आ जाएंगे? बहुत सारे नाम हैं। दिग्विजय सिंह सबसे ऊपर चल रहे हैं, टॉप में, और हम लोग चर्चा में यही कह रहे थे कि हो सकता है कि दिग्विजय ही अध्यक्ष बने। लेकिन एक सुपर अध्यक्ष या इस पॉलिटिक्स से बाहर एक अलग दुनिया राजनीति की बसाता हुआ, दक्षिण भारत से चलता हुआ एक राजनेता आ रहा है, वो है राहुल गांधी। इस देश की, तय मानिए, इस देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रही है। इस 150 दिनों की जब यात्रा खत्म होगी तब तक ये तय मानिए, और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी कांग्रेस मजबूत होती जाएगी। तो बहुत कुछ हमें देखना बाकी है इस राजनीति में, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं हैं, बाहर हैं, जो चाहता है वो मिल रहा है, गले लग रहा है, आंसू पोंछ रहे हैं सबके, जो रोता है, जो हंसता है, सबसे मिल रहे हैं। यही तो राजनीति है। राजनेता को, जननेता को ऐसे ही तो जनता के बीच होना चाहिए, जो पहली बार हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों में पहली बार दिखाई दे रहा है। इसी राजनीति का इंतजार था। आगे देखिए कल क्या होता है, कल अध्यक्ष पद के लिए कौन सबसे आगे आता है, इस पर अभी भी, जब ये कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं, अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन हाँ, सोनिया गांधी ने बता दिया है, जता दिया है कि असली बॉस अभी भी वही हैं। कल नया बॉस क्या मिलता है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस शून्य है। चलिए कल देखते हैं। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे तमाम साथी, आप लोगों से माफी चाहता हूं। राम नारायण मेघवाल जी कह रहे हैं कि मुकुल वासनिक का नाम फाइनल हो सकता है। देखिए, मुकुल वासनिक के बारे में अभी मैं बिना कुछ देखे हुए कह रहा था और आप बता रहे हैं मेघवाल जी, तो हो सकता है ये भी एक नया नाम आ जाए। जगमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी कॉपीराइट से परेशान है, भारत जोड़ो पदयात्रा, गुड नाइट राजीव जी, बिल्कुल सही, ग्रेट डिस्कशन, बहुत धन्यवाद जगमोहन सिंह जी। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि प्रेम कनौजिया जी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। देवेंद्र चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम साथियों, आप सबको बहुत धन्यवाद। अफरोज आलम भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहूँगा। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक देखते रहिए DB लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।